अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज टू द पॉइंट में हम एक ज़रा मुख्तलिफ नोयत का सियासत से हट के एक प्रोग्राम आपके सामने लेके आए हैं। और मैं सियासत से हट के कह सकता हूँ कि मुकम्मल तौर पर सियासत से हट के है, क्योंकि जिस पाकिस्तानी फ़ोर्स की मैं आज बात कर रहा हूँ वो बड़ी प्रोफेशनल किस्म की फ़ोर्स है। उसके पास दुनिया के बेहतरीन जहाज़ नहीं है, मगर ये ज़रूर कहा जाता है कि उसके पास दुनिया के बेहतरीन पायलट हैं, और वो पायलट सारी दुनिया में उनकी तारीफ भी की जाती है। और सियासत से बिल्कुल हटके इसलिए भी है क्योंकि इस फोर्स ने प्रोफेशनली पिछले 65-66 सालों में अपना काम किया है। सियासत से दूर दूर तक इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही आइन तोड़ने का इन पर कोई इल्ज़ाम है। प्रोफेशनली अपना काम करते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स, आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर, और ये वो अकेडमी है जहाँ से पाकिस्तान के सारे जो पायलट्स हैं वो ट्रेनिंग लेके जाते हैं। जितने भी दुनिया के बेहतरीन पायलट्स आप सुनते हैं, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तानी पायलट हैं बल्कि बहुत सारे अलाइड कंट्रीज़ के पायलट्स भी, सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो, उनके पायलट्स भी यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाते हैं। वो इसी अकेडमी से गुजरते हैं। ये वो अकेडमी है जिसमें यहाँ से थोड़ी दूर जाकर 1948 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख़िताब किया था और इसको अकेडमी का दर्जा दिया था स्कूल से। तो ये अकेडमी बड़ी तारीख़ी नोयत की हामिल है, और ये जो जगह है ये फैल्कन्स हार्ट है, और इसमें उन तमाम लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने 65 की जंग में और 71 की जंग में शहादतें नोश की हैं। उन तमाम पायलट्स के आपको बड़ी 65 और 71 को लेके बड़ी यादें हैं। एयरफोर्स ने बड़ा प्रोफेशनली उसका काम भी किया है उन तमाम जंगों में। तो मैं आज आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगा। ये पायलट बनता कैसे है, आपने बड़ा देखा होगा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 90-95% बच्चों से आप पूछें क्या बनना चाहते हो, वो कितने पायलट बनना चाहते हैं। तो पायलट बनने के लिए कैसे बना जाता है, किस किस तरीके से उनके जहाज़ों में ट्रेनिंग होती है, आज के इस इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में मैं आपको वो सब दिखाने वाला हूँ। उससे पहले ये ज़रा देखिए, ये फैल्कन्स हार्ट, ये इस एकेडमी की बड़ी अहम जगह है, और इसमें ये 65 के शोहदा के और 71 की जंग के शोहदा के नाम दर्ज हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आप ये देखें, स्क्वाड्रन लीडर शहीद, स्क्वाड्रन लीडर शहीद, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहीद। एयरफोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसमें ऑफिसर शहीद होता है, क्योंकि ऑफिसर बनकर भी वो फ्लाई करता है, अपने तमाम क्रू को लीड करता है साथ साथ, और शहीद होता है। ऑफिसर्स आपको नज़र आते हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, इसके अलावा आपको नज़र आ रहा होगा कि बाकायदा तौर पर विंग कमांडर्स भी शहीद हुए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के। 71 के शोहदा के नाम हैं, जिसमें आपको विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, बड़े ऑफिसर्स के नाम नज़र आते हैं। तो ये वो जगह है रिसालपुर अकेडमी पाकिस्तान एयरफोर्स की, जहाँ से ये सब ट्रेन भी हुए और पायलट बनते हैं। यहाँ सब आना चाहते हैं, अक्सर बच्चों का ख्वाब होता है कि वो यहाँ पर आएँ। ये मैं एक और चीज़ दिखाता चलूँ, उसके बाद अकेडमी के अंदर का हाल और पायलट से भी आपको मिलवाऊंगा, और किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये वो जो सीरीज़ है, ये आप देखें, ये वो जहाज़ हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मुख्तलिफ अदवार में रहे हैं। ये उनकी प्रोटोटाइप है डेफिनेटली। एक्चुअली ये इस यहाँ से लेके आगे तक आपको सीरीज़ में वो नज़र आ रहा है, ये प्रोटोटाइप नज़र आ रहे हैं उन तमाम जहाज़ों के, और उस तरफ भी और इस तरफ भी, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आज तक रहे हैं। साथ साथ थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा इस फैल्कन हार्ट से बिल्कुल वहाँ जो आपको स्टेज नज़र आ रहा है और जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा भी लहरा रहा है, ये वो जगह है जहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खड़े हुए थे, और उन्होंने ऐलान किया था बाकायदा तौर पर इस स्कूल को एक ऐसी एकेडमी बनाने का जो कि ये आज मौजूद है और बेहतरीन किस्म के पायलट्स प्रोड्यूस कर रही है। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको बड़ा तफसीलन बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा पायलट बनने के हवाले से, जो बच्चों का ख्वाब होता है और क्यों इतने अच्छे और ज़बरदस्त किस्म के पायलट पाकिस्तान के होते हैं। ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे आज के प्रोग्राम में। शादेब, ये हमारा हिस्ट्री रूम है। यहाँ पे तमाम हमारी तारीख़ी तस्वीरें स्टार्टिंग फ्रॉम के जब से पीएफ बनी है और यहाँ जितने भी जीडीपी कोर्सेज आए हैं और यहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग की है, उन तमाम कोर्सेज की तस्वीरें हैं। इसमें तमाम हमारे शोहदा इस एयरफोर्स के और हीरोज़ जिस तरह राशिद मिन्हास और एमएम आलम साहब हैं, उनकी भी तस्वीरें यहाँ पे हैं। ये बैच वाइज है 17? जी हाँ, बिल्कुल जी। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लिखा है 17th जीडीपी, तो ये 17th कोर्स था जनरल ड्यूटी पायलट्स का, जिन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग की। और उस वक्त यहाँ पे जो जहाज़ मौजूद थे वो काफ़ी पुरानी नौयत के थे, देवर टेम्पेस्ट एंड फ्यूरी। और फिर उसके बाद ये हार्वर्ड पे यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता
यहाँ पे इंडक्ट हुआ मशाक एयरक्राफ्ट, और उस तकरीबन 30 साल से ज़्यादा यहाँ हो गए हैं मशाक एयरक्राफ्ट पे ट्रेनिंग। ये आप देख रहे हैं बैच है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। कि बचपन में से हमें एम ए मालम साहब का और राशिद मिनाज साहब का बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। अगर मुझे आप राशिद मिनाज साहब दिखा सकें। आप देखिए इनका कोर्स था 51st GDP। ये तस्वीर लगी है, इसमें यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो आपको नज़र आएगा कि राशिद मिनाज साहब जो है वो स्टैंडिंग 4th पोजीशन पर यहाँ पे। अच्छा, ये राशिद मिनाज साहब, अरे ये आप देख रहे हैं, ये राशिद मिनाज साहब 51st GDP। हाँ जी, और इस वक्त PhD में जो कोर्स चल रहा है दैट इज़ 133rd GDP। 133वां कोर्स चल रहा है, 133rd। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जब एक 17-18 साल का बच्चा रिसालपुर एकेडमी आता है तो उसकी जिंदगी का पूरा लाइफ स्टाइल बदल जाता है। उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाती हैं बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद उसने जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं की होती। उसकी जिंदगी में वो डिसिप्लिन लाया जाता है जो कि आमतौर पर सिविलियन लाइफ में नहीं होता। उसका सुबह का उठना, नाश्ते की टेबल पर टाइम पर पहुंचना, वक्त पर नाश्ता करना, नाश्ता करते ही वक्त पर क्लासेस में पहुंचना, और उसके बाद हर काम वक्त के मुताबिक करना, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो घुड़सवारी हो, चाहे वो स्विमिंग हो, या फिर कोई और मशगला हो। यहाँ पर हर काम एक डिसिप्लिन के तहत अपने एक वक्त पे किया जाता है, जिससे एक कैडेट की लाइफ मुकम्मल बदल जाती है और वो एक सिविलियन शहरी से एक पायलट की तरफ अपनी जिंदगी का आगाज कर देता है। तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है, तुम्हारी मशल वफा परोगे शश जिहाद है। तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है। दिस इज मशाक एयरक्राफ्ट विच इज मेड, जो कि कामरा में बनाया जाता है। इस जहाज की फुल ओनरशिप पाकिस्तान एयरफोर्स के पास है। जैसे नासिर साहब बता रहे हैं कि पहला स्टेप ये एयरक्राफ्ट है, और इसके बाद अगली जो स्टेजेस आती हैं किसी भी कैडेट के लिए ट्रेनिंग लेने के बाद वो अगली स्टेजेस तक जाता है। इस एयरक्राफ्ट में पहली ट्रेनिंग करनी होती है, पहली फ्लाइंग करनी होती है किसी भी कैडेट ने। जहाज़ को चेक करने के बाद मेंटेनेंस की तरफ से जब जहाज़ दे दिया जाए, उस पर पायलट के सिग्नेचर्स के बाद कि जी हाँ जहाज़ सही हालत में मिला है, इंस्ट्रक्टर और पायलट साथ आते हैं। इंस्ट्रक्टर और पायलट दोनों एक साथ फिर जहाज़ का मुआयना करते हैं कि जहाज़ बिल्कुल ठीक है। मेंटेनेंस से जहाज़ लेने के बाद भी पायलट की जिम्मेदारी है कि अच्छी तरीके से जहाज़ को देखे। अगर कोई से भी फिजिकली जहाज़ अगर कहीं से भी डैमेज हुआ है तो रिपोर्ट करे, वरना फ्लाइंग से वापस आने के बाद पायलट से पूछगछ होगी कि आप जहाज़ सही हालत में लेके गए थे। अगर कहीं पर भी बॉडी में डैमेज है, कोई भी ऐसा मामला हो गया है, तो पायलट को उसका जवाबदेह होना पड़ेगा। इसलिए पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेनेंस से जहाज़ लेने के बाद कि कोई भी बाहर का फिजिकल डैमेज या कोई ऐसी बात है जहाज़ में तो उसको चेक करे और उसको पहले ही रिपोर्ट करे, वरना फ्लाइंग के बाद ये उसकी जिम्मेदारी है और उससे पूछगछ होगी। तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है। तुम्हारी मशल वफा परोगे शश जिहाद है। तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है। नाज़रीन, आपने अभी पायलट्स को मशाक उड़ाते देखा जो कि उनकी ट्रेनिंग का पहला हिस्सा है, और अब हम ट्रेनिंग के एक अगले हिस्से में मौजूद हैं जो कि मुझे बताया गया कि 6 महीने वहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद, मशाक उड़ाने के बाद फिर यहाँ पर उसकी बाकायदा एवेल्यूएशन होती है। यहाँ पर बड़े कैडेट्स मौजूद हैं। मैं ज़रा पूछ लेता हूँ नासिर साहब से कि इसके बाद की स्टेज क्या है और यहाँ पर ये सारे कैडेट्स क्यों मौजूद हैं। ये जी हमारा जेट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्क्वाड है, जहाँ पे हम पहले प्रोपेलर एयरक्राफ्ट में प्रोफिशेंसी चेक करने के बाद कैडेट को यहाँ पे पोजीशन करवाते हैं, जो कि जेट ट्रेनिंग हासिल करता है। यहाँ पे अपनी प्रोफिशेंसी प्रूव करने के बाद ही इज़ देन जो है कैपेबल हो जाता है फ्लाइंग विंग बैज पहनने का, एंड देन ही इज़
उसके बाद उसको भेजा जाता है हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स में, जहाँ पे वो जाके फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाइंग शुरू करता है अपनी कैरियर की। और पायलट बनने के लिए क्या लाजमी है? अच्छी आईसाइट होना, हैंडसम होना, मुल्क से मोहब्बत करना या जहाज़ों से मोहब्बत करना? पायलट बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत करें और आपके दिल में एक लगन हो कि मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, और किसी भी तरह के हालात आ जाएं तो आप उनसे डरे नहीं, और यू मस्ट बी मोटिवेटेड टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री। तो बाबर बड़े तैयार हैं मुल्क के लिए कुछ भी करने के लिए? जी बिल्कुल, आई एम 100% रेडी फॉर माई कंट्री। मैं ज़रा एक आवाज़ में तो आप सब बताएं, आप पाकिस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? हम अपनी आवाम की हिफाजत के लिए हर दम तैयार रहते हैं और उसी के लिए हमें यहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम बीइंग ट्रेन्ड फॉर इट। नाज़रीन, यहाँ मेरे साथ दो खातून जो पायलट्स हैं, लड़कियां हैं, ये भी मौजूद है। मुझे ज़ाहिर तौर पे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान की ख़वातीन हर शोबे में आगे जाएं। मगर मैं ज़रा इनसे पूछूँ, ये मुश्किल काम नहीं है आपके हिसाब से? आप यहाँ तक पहुँची हैं तो एक जहाज़ उड़ा के आई होंगी, मुश्किल नहीं है आपके लिए? It only needs hard work if you want to excel here. फिजिकल फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटल फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आसान लगता है कि आप कर लेती हैं? कोई मुश्किल नहीं? ये आसान लगता है अगर आप लोग बहुत मोटिवेटेड हो और हार्ड वर्क करो तो इट्स वेरी पाकिस्तान में आमतौर पर कल्चर रहा नहीं ज़्यादा कि ख़वातीन जो है वो फाइटर पायलट्स हों, तो घर वालों ने प्रॉब्लम नहीं की कि आपने जब जाहिर की ख्वाहिश कि मैंने पायलट बनना है और फाइटर पायलट बनना है, तो घर वालों वो ठीक थे? उनकी ख्वाहिश की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने खुद ख्वाहिश का इज़हार किया कि आपको फाइटर पायलट बनना चाहिए? जी। आपके भी घर वालों की ख्वाहिश थी क्या? मेरी भी ख्वाहिश थी, मेरे घर वालों की भी ख्वाहिश थी, और मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास वो डिटर्मिनेशन, वो हार्ड वर्क और वो कॉन्फिडेंस है तो यू कैन डू एनीथिंग। बेशक यहाँ पे फिजिकल लिमिटेशंस हमारी होंगी कुछ, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकता है, फेस करना पड़े, लेकिन वी आर डिटरमाइंड टू फेस दोज प्रॉब्लम्स, तो फिर वी कैन डू एनीथिंग। प्रेजेंस ऑफ माइंड का तो मसला नहीं होता होगा? मैंने तो ख़वातीन आमतौर पर बड़ी ज़हीन देखी हैं, मैं पढ़ा भी हूँ, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का तो मसला नहीं होता होगा? फिजिकल एक इशू है जिसको आप कह रही हैं कि अपनी मेहनत से कवर अप किया जा सकता है, और आप लड़कियों को पैगाम देती हैं पाकिस्तान में कि उन्हें फाइटर पायलट बनना चाहिए। मैं तो ऑब्वियसली यही कहूंगी कि यहाँ पे आएँ, ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, लेकिन जो इंटेलिजेंस लेवल की आप बात करें वो यहाँ पे जो सिलेक्शन के वक्त ही सेम होता है, बेशक वो मेल हो या फीमेल, सिलेक्शन क्राइटेरिया इज सेम फॉर इंटेलिजेंस लेवल एज फार एज इंटेलिजेंस लेवल इज कंसर्न। तो वो फिर आपका जैसा भी हो, फिजिकल लिमिटेशंस बेशक डिफरेंट होंगी, लेकिन आपकी मेंटल प्रेजेंस और आपका एप्टीट्यूड तो सेम ही जज किया जाता है शुरू में। तो आपका क्या है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कि कौन सा जहाज उड़ाना है, एयरफोर्स में रह के क्या करना चाहती हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ और ये करने आई हूँ? रिसेंटली तो वी आर फ्लाइंग ओवर K8 पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से फाइटर स्क्वाड्रन में जाएंगे, वहाँ पे फाइटर कन्वर्जन सीखेंगे, वो हमारी K8P पे होगी, और ऑपरेशन कन्वर्जन F7 पे होगा मियाँ वाली में। मैं यहाँ पे फाइटर क्राफ्ट उड़ाकर ये भी प्रूफ करना चाहती हूँ कि लेडीज़ भी किसी से कम नहीं है पाकिस्तान में, वो भी ये कर सकती हैं, और ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ मेल्स ही सर्व कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन में लड़कियाँ भी सर्व कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। पाकिस्तान में लड़कियाँ प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। गुड लक, आप इंशाल्लाह साबित भी करेंगी और बड़ी ज़बरदस्त पायलट बनेंगी। नाज़रीन, मैं ज़रा अगली स्टेज आपको दिखाता हूँ यहाँ से कि जेट फ्लाइंग कैसे कर रहे होंगे सारे कैडेट्स। आइए वहाँ चलते हैं। एंजल 15 9 शामिल गो। यहाँ पर एयर वाइस मार्शल हैं, AOC हैं, आप भी फ्लाई करते हैं? एयरफोर्स के अंदर ना सिर्फ मैं बल्कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी फ्लाई करते हैं। खून पसीना बहा के हम तैयार हुए होते हैं। उस वक्त उस जहन में वो ट्रेनिंग होती है, सामने मुल्क का परचम होता है। नाज़रीन, इन कैडेट से बात करने के बाद एक अलग ही फीलिंग है मेरे अंदर, एक पाकिस्तानी के अंदर, कि क्या इनकी कमिटमेंट है, क्या इनका जोश है, क्या इनका वलवला है। और अब जो मैं आपको सीन दिखाने लगा हूँ, ये देख के आपके अंदर और मज़ीद ऐसा साथ उभरने वाले हैं, क्योंकि ये जो कैडेट्स हैं जिनसे मैं बात कर रहा था, ये फाइटर जेट लेके इस रनवे पर आ रहे हैं जहाँ से इन्होंने फ्लाई कर जाना है। ये जो सीन है इन 4 फाइटर जेट्स का, जिसमें ये कैडेट सवार हैं जो कि अंडर ट्रेनिंग है, ये एक अलग ही एक ऐसा सीन है। उनकी उस कमिटमेंट देखने के बाद, उनसे मैंने जो बात की है ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, उनकी पाकिस्तान से कमिटमेंट देखने के बाद जो कि नाकाबिले बयान नज़र आती है। ये आप देखिए, ये जो 4 जेट हैं, इन्होंने अब इस रनवे से आना है और फ्लाई कर जाना है। ये इस ट्रेनिंग का वो मरहला है जो कि इन्हें वो इंसान बना रहा है
जो हमारी हिफाजत करते हैं, जो हर वक्त तैयार रहते हैं उस हिफाजत के लिए कि अगर हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल की कोई खिलाफ वर्जी करे किसी का जहाज़, किसी दुश्मन का जहाज़, तो ये हर वक्त उसके लिए तैयार हैं हमारी हिफाजत करने के लिए, रात को भी, दिन में भी, सुबह भी, शाम भी, हर वक्त ये तैयार होते हैं। ये अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने रनवे की तरफ मूव कर रहे हैं। नाज़रीन, जहाज़ इस वक्त रेडी हैं और अब आप देखने लगे कि ये यहीं से टेक ऑफ कर जाएंगे। 4 जहाज़ आप टेक ऑफ करते देखने लगे। उसके बाद बहुत कुछ है जो मैं आपको इस शो में और मज़ीद दिखाने वाला हूँ। ये हमारे अंडर ट्रेनिंग जो पायलट हैं, जो कैडेट्स हैं, वो अब ये इस रनवे से इन 4 जहाज़ों को फ्लाई करने लगे। जहाज जो आप देख रहे हैं, अभी हमें बताया गया है कि ये लोगो करेगा। लोगो का मतलब है कि कम से कम ग्राउंड से 300 फीट की बुलंदी तक जहाज ने करीब आके वापस फ्लाई कर जाना। और ये इसलिए प्रैक्टिस कराया जाता है इन ट्रेनिंग पायलट्स को, इन कैडेट्स को, कि इन्हें पता हो कि या तो इनकी डायनामिक्स में अगर कोई मसला है या फिर इन्हें रनवे पे देखना है कि कोई और जहाज़ तो नहीं खड़ा या इनकी लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसको करेक्ट करने के लिए इनको लोगो कराया जाता है कि 300 फीट पर आके रनवे को देखें और उसके बाद अगर रनवे में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है या फिर लैंडिंग के लिए कोई सूटेबल नहीं है तो वहाँ से वापस फ्लाई कर जाए। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कि अब लोगो करने के लिए जहाज़ आ रहा है। अच्छा, लोगों का एक और अहम मसला है। मुझे बताया गया कि जहाज़ को टेक ऑफ करना तो बड़ा आसान है, मगर जहाज़ को लैंड कराना सबसे मुश्किल काम है। तो ये देखा जाता है लोगो करा के कि पायलट टेक ऑफ तो कर गया जहाज़ को, मगर ये कितना प्रोफिशिएंट है, उसकी प्रोफिशिएंसी देखी जाती है कि वो लैंडिंग भी प्रॉपर्ली कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उसको लोगो करा के, यानी कि 300 फीट की बुलंदी तक जहाज़ को लाके ये कराया जाता है, जो कि आप बिल्कुल सामने अब मेरे देख रहे हैं कि ये जहाज़ आ रहा है और ये इस वक्त जो मैक्सिमम नीचे आएगा वो 300 फीट रनवे से ऊपर होगा, जिसमें आप खुद अज्यूम कर सकते हैं कि वो रनवे पे ये भी देख सकता है कि कोई और जहाज़ तो नहीं है, रनवे बिजी तो नहीं है, और ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रनवे के साथ जहाज़ अलाइन हो सकता है या नहीं हो सकता। ये आपने नाजरीन बाकायदा तौर पर लोगों का मुजाहरा देखा, जिसमें आप पायलट का रनवे के साथ अलाइन हो सकता है, लैंड कर सकता है, नहीं कर सकता, वो सारी के सारा डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने आया था। अब जो मैं चीज़ आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा वो टच एंड गो है, और इसका मुजाहरा अभी मैं देखूंगा। ये हमारे ट्रेनिंग जो कैडेट्स हैं जो कि पाकिस्तान की बड़ी खिदमत करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहते हैं, तो टच एंड गो क्या होता है वो ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। तो टच एंड गो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रेनर ये चेक करता है कि उसका जो कैडेट है, उसका जो पायलट है, वो इस काबिल हो गया है कि वो जहाज़ को लैंड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो टच एंड गो करा के ट्रेनर के साथ ये प्रैक्टिस कराई जाती है पायलट को कंट्रोल देके, और अगर पायलट टच एंड गो बेहतर कर ले तो उसके बाद इसका मतलब है कि वो प्रोफिशिएंट हो गया है, वो इस काबिल हो गया है कि उसको जहाज़ अकेले हवाले किया जा सकता है बगैर ट्रेनर के। ये आप बिल्कुल मुजाहरा देखने लगे हैं टच एंड गो का, जो कि पायलट करेगा अपने ट्रेनर के साथ, और जहाज़ ने ग्राउंड को टच किया और उसके बाद जहाज़ वापस फ्लाई कर गया। ये वो प्रोसेस है। अब आप देख रहे हैं कि जहाज़ वापस फ्लाई कर रहा है। टच करने के बाद इसको टच एंड गो कहते हैं, और इसमें कैडेट को मेजर किया जाता है, उसकी सलाहियत को मेजर किया जाता है, उसकी सलाहियत को भांपा जाता है कि वो बाकायदा तौर पर अब जहाज़ को लैंड करने के काबिल हो गया नहीं हो गया। अगर ये टच एंड गो प्रॉपर कर रहा हो कैडेट, तो इसका मतलब है कि अगली स्टेज वो है जिसमें ट्रेनर के बगैर उसको जहाज़ दिया जा सकता है और वो जहाज़ को लैंड भी कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है। जी नाज़रीन, मेरे साथ मरियम और मारूख मौजूद हैं जो कि जेट चला कर आई हैं और नया जेट प्रैक्टिस करना इन्होंने शुरू किया है, फ्लाई करना शुरू किया है। तो ज़रा मैं इनसे भी एक्सपीरियंस पूछ लूँ। आपसे वहाँ बात हुई थी ऑडिटोरियम में और आप बड़ी पॉजिटिव थी कि हाँ जी मुल्क की खिदमत करनी है, ऑल दैट। ये नया एक्सपीरियंस है इस जहाज़ को चलाना, कैसा लगता है? मैं ये कहूँगी कि ये एक्सपीरियंस इतना एडवेंचरस है, इतना थ्रिलिंग है कि लिटरली आई रियली एंजॉय दिस। बिसाइड ये हम नहीं कह सकते कि इट इज़ नॉट डिमांडिंग, ये अपनी जगह बहुत डिमांडिंग है, लेकिन इफ़ यू कैन हैव अ कंट्रोल ओवर इट, जो ऑब्वियसली हम अपने इंस्ट्रक्टर्स की हेल्प के बगैर वी आर नथिंग, लेकिन अगर हमारे इंस्ट्रक्टर्स हमारे साथ कोप अप कर रहे हैं then we can do wonders in this beautiful aircraft. I mean, this is really adventurous and really something extraordinary. कितना अर्सा लगेगा कि मरियम बगैर किसी इंस्ट्रक्टर के ये एयरक्राफ्ट चला रही हूँ खुद? Inshallah within the next 2 to 3 months I would be going solo. अमल करने के बाद मारूफ कैसा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके एयरक्राफ्ट में फाइटर की एक फीलिंग आती है। बिल्कुल जो प्रोपेलर मशाक है वो तो एक मतलब प्रोपेलर है, उसमें कोई मतलब इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आती जितनी अच्छी फीलिंग इसमें आती है केट में। ये जो बाहर आप मुजाहरा देख रहे थे कि किस तरीके से
पायलट लोगो करता है, किस तरीके से टच एंड गो करता है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस इस रूम से दी जाती हैं। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम है और ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रा आपको वो कॉन्वर्सेशन भी सुनाऊंगा, मगर इनसे पहले पूछ लूँ, क्योंकि इतने सारे मुझे जहाज़ नज़र आ रहे हैं, इतने सारे कैडेट्स इस वक्त हवा में हैं, उसको मैनेज ये कैसे करते हैं? ये किस तरीके से आप सारा मैनेज कर रहे होते हैं? सर बिल्कुल, हम यहाँ से इन तमाम जहाज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं और जहाज़ यहाँ पे सर्किट में टच एंड गो की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लैंडिंग एंड टेक ऑफ की, और यहाँ से तमाम जहाज़ कंट्रोल किए जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास उनसे भी बात करते हैं सर, प्रोसीड टू सवाबी एंड इन कोऑर्डिनेशन विद चैनल 14। ये आप इस वक्त पायलट को इंस्ट्रक्शन था सर? जी सर बिल्कुल, पायलट इस वक्त इस वक्त मेरे साथ चैनल पे मौजूद हैं और मैं साथ साथ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। तो ये इतने सारे पायलट्स को एक साथ कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपको कैसे पता चलता है कि इस वक्त कौन से पायलट ने आपसे बात की है? सर वी हैव दीज स्ट्रिप्स अवेलेबल विद अस, और इनके सारे कॉल साइंस, इनके टेल नंबर्स, इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो हमारे पास मार्क होती है, और हमारे पास सेट प्रोसीजर्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए तमाम जहाज़ों को जो है वो कंट्रोल करते हैं। मेरे साथ पायलट यहाँ पर जिले अली मौजूद हैं इसी कंट्रोल रूम में। इनकी इंस्ट्रक्शन सारी आपको समझ में आ जाती हैं? तो जो बातें कर रहे थे बात करने के दौरान अपने पायलट से, मुझे तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं समझ में आ रही थी। ये समझ में आ जाता है क्या कह रहे होते हैं, छोटे छोटे से अल्फाज कह रहे हैं? जी बिल्कुल, असल में हमारे कोड वर्ड्स हैं, हमारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बेसिकली जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज़ हैं पूरे एविएशन के लिए, तो हम वो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करके बात करते हैं और उससे हमें बिल्कुल लाउड एंड क्लियर होता है कि क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसको किस तरह से फॉलो किया जाए। हाँ जी, मेरे साथ इस वक्त एयर वाइस मार्शल राशिद कमाल साहब मौजूद हैं। आप AOC हैं PF अकेडमी रिसालपुर के, और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये जब आए तो ये खुद फ्लाई करके आए हैं अब से थोड़ी देर पहले। तो सर मैं तो समझता था कि पायलट की कोई एज लिमिट होती होगी, फाइटर पायलट की। आप माशाल्लाह यहाँ पर एयर वाइस मार्शल हैं, AOC हैं, आप भी फ्लाई करते हैं? बिल्कुल, एयरफोर्स के अंदर ना सिर्फ मैं बल्कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी फ्लाई करते हैं। ये तो एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कमांडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करे, और इसी को रखते हुए, सामने रखते हुए, जो भी कमांडर होता है वो जहाँ पे भी फॉर्मेशन में होता है वो उसको लीड करता है। और क्योंकि ये फ्लाइंग एकेडमी है तो आई हैव टू फ्लाई। नाज़रीन, ये मैं एयर वाइस मार्शल राशिद कमाल साहब के साथ बाहर आया, उनके रूम के बाहर ये वो तस्वीर है, ज़रा ये तस्वीर भी एक्सप्लेन कीजिए आपकी। जैसा कि मैं अंदर आपको बता रहा था कि हमारा जो रिश्ता है फादर ऑफ द नेशन से बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमें फ़ख्र है कि हमारी एकेडमी की सिर्फ वो एकेडमी है जिसमें वो आए आउट ऑफ द 3 सर्विसेज। और इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि वो बैक इन 1948 इस फ्लाइंग स्कूल को, जो उसका फ्लाइंग स्कूल था, कॉलेज का दर्जा दे रहे हैं। और ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं, आई हेयर बाय एलिवेट द स्कूल टू रॉयल PF कॉलेज, इज एग्जैक्टली द वर्ड जो उन्होंने इस्तेमाल किए कायदे आज़म ने। और ये आप खुद इसके सिग्निफिकेंस को पहचान सकते हैं। एंजल 15 नाइन शामिल गो। जैसे ये कॉल आती है, इसी कॉल का ही हम वेट कर रहे होते हैं। गर्मी यकीनन है, जो एहसास वो काम करके मिलता है वो किसी ठंडी जगह पे बैठ के या कोई आसान सा काम करके वो एहसास, वो खुशी नहीं मिल सकती। एंजल 15 नाइन शामिल गो। अगले दिन हम पेशावर एयरबेस पहुंचे और हमारा टारगेट यही था कि आपको पायलट से मिलवाएं, उनका जज्बा दिखाएं। जब वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जब उन्हें तजर्बा हासिल हो जाता है, तो वो कैडेट से एक प्रोफेशनल पायलट बनकर कैसे लगते हैं, उनका रद्द अमल और रवैया क्या होता है। और आपको साथ साथ ये भी दिखा सकें कि पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से बना हुआ JF-17 थंडर किस तरीके से एयरफोर्स के साथ मौजूद है और किस तरीके से पायलट उसको चलाने में, उसको उड़ाने में फख्र महसूस करते हैं। अपने मिशन पर जाने से पहले मिशन ब्रीफिंग हर पायलट के मामूल का सबसे अहम हिस्सा है। इस वक्त रूम में बैठे ये पायलट जो कि अपने मिशन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, दूसरी बातें कर रहे हैं, इनको जैसे ही इमरजेंसी कॉल आती है तो इनका रिस्पांस इंतहाई प्रोफेशनल होता है। एंजल 15 नाइन शामिल गो। कॉल मिलने के बाद पायलट्स भागे भागे अपने जहाज की तरफ जाते हैं और जैसा कि आप मुलाहिजा कर रहे हैं कि पायलट का
वो तमाम प्रोसेस जो कि उसको ट्रेनिंग में रिसालपुर एकेडमी में सिखाया जाता है वो यहाँ भी फॉलो करता है। इमरजेंसी कॉल मिलने के बाद अपने जहाज का फौरी तौर पर इंस्पेक्शन करना उसकी फौरी जिम्मेदारी होती है। और सिर्फ पायलट ही अपने जहाज की तरफ नहीं बढ़ता, बल्कि जो दूसरा सपोर्ट स्टाफ है जिसको जहाज उड़ाने में पायलट की मदद करनी होती है, जहाज को बेस से निकालने में पायलट की मदद करनी होती है, वो भी उतना ही एक्टिव होता है। ये आप देख रहे हैं JF-17 पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ जहाज, पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से बना हुआ जहाज। और अब पायलट बिल्कुल तैयार है कि जहाज को जमीन से हवा में ले जाए और पाकिस्तान को जो भी खतरा है पूरे जज्बे के साथ इस जहाज में, जो कि हमारा अपना बनाया हुआ जहाज है, उससे पाकिस्तान का दिफा करे, पाकिस्तान की सरहदों का दिफा करे, पाकिस्तान के 17 करोड़ अवाम का दिफा करे। ये सारा प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट में मुकम्मल हो जाता है। नादिन, दानिश JF-17 चला के वापस आ गए हैं, फ्लाई करके वापस आ गए हैं और इनकी जो हालत मैं देख रहा हूँ उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कितना मुश्किल काम है। पसीना पसीना ये नौजवान पायलट हुआ है मगर मुल्क के लिए। बट बहरहाल ये किस तरीके से ये सारा प्रेशर बर्दाश्त करते हैं हवा में जाके और फिर फ़ौरन अलर्ट मिले और 6 मिनट के अंदर अंदर आपको हवा में होना है और मुल्क का दिफा करना है। ज़रा मैं ऊपर जाके ही पूछ लेता हूँ दानिश से। दानिश, इतनी गर्मी, इतना पसीना, क्या एहसास क्या होता है कि क्यों मैं पायलट बना या हाँ मैं अच्छा हुआ मैं पायलट बना अपने मुल्क? क्या एहसास है? एहसास गर्मी यकीनन है, लेकिन जो एहसास, जो खुशी इस पसीने की वजह से या लेकिन इस पसीने के बदले में जो आप करके आए हैं, जो एहसास उस काम करके मिलता है, वो किसी ठंडी जगह पर बैठ के या कोई आसान सा काम करके वो एहसास, वो खुशी नहीं मिल सकती। ये मुझे बताएं, जब मैं देख रहा था ये पूरा का पूरा जो आपका 6 मिनट का प्रोसेस है स्क्रैम्बल के बाद और आपने हवा में होना है और उस वक्त कुछ भी हो सकता है हवा में जाने के बाद, तो जो भाग के आप आ रहे होते हैं, ख्याल क्या क्या हो रहा था? अम्मी अब्बू, बच्चे, बीवी, मुल्क, क्या ख्याल क्या हो रहा होता है उस वक्त? भाई क्या होगा मेरे साथ? उस वक्त यकीनन फैमिली का भी होता है, लेकिन ज़्यादातर बिल्कुल सामने जो होता है ना, वो हमारा होता है मुल्क, हमारा कौमी परचम। और जहन में जो सबसे ज़्यादा उस वक्त चल रहा होता है वो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमें उसके लिए तैयार किया गया है, जिसमें से कि 3 साल तो सिर्फ ट्रेनिंग, फिर उसके बाद ट्रेनिंग इस रिसालपुर की एकेडमी के बाद मुसलसल हम ट्रेनिंग ही इसी चीज़ की करते हैं, उस दिन के लिए, उस मौके के लिए कि जिस दिन हमें पुकारा जाएगा कि अगर कोई दुश्मन किसी भी गलत इरादे से हमारे सरहदों को पार करेगा, तो उस एक मौके के लिए हम पिछले इतने सालों से इतनी मेहनत करके, इतना कुछ खून पसीना बहा के हम तैयार हुए होते हैं। उस वक्त उस जहन में वो ट्रेनिंग होती है, सामने मुल्क का परचम होता है और दिल में ये एहसास होता है कि इंशाल्लाह आज मैं अपने मुल्क को वो सब कुछ वापस करके दूंगा जिसके लिए मुल्क ने मुझ पे इतना खर्चा किया, मुझ पे इतना ट्रेन किया, मुझ पे इतना ट्रस्ट किया मेरे लोगों ने कि मुझे आज इस मकाम पे बिठाया, तो मैं यकीनन कुछ करके ही वापस आऊँगा। नीचे आ जाएं, आपको देख के मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो रहा है और जिस तरीके से आपने पूरी एक्सरसाइज की है, मैं अपने आप को और ज़्यादा महफूज महसूस कर रहा हूँ। ज़रा आ जाए नीचे, हम और पायलट से भी और आपसे मज़ीद ज़रा कुछ गुफ्तगू करते हैं। कि जब आप रोज फ्लाई ना करें तो आपको ऐसा लगता है जैसे कोई कमी रह गई है। नाज़रीन, दानिश तो फ्लाई करके वापस आ गए हैं और मेरे साथ ये 4 मज़ीद और नौजवान पायलट्स भी मौजूद हैं। ज़रा मैं इनकी जज्बात, इनके एहसासात भी और एयरफोर्स में होना इनको कैसा लगता है, फ्लाई करना कैसा लगता है, ये जहाज़ जो कि ख़ुद पाकिस्तान चाइना ने मिलकर बनाया है, हमारी एक अपनी प्रोडक्ट है, इसको फ्लाई करना कैसा लगता है, सारी की सारी बातें मैं ज़रा इनसे पूछ लेता हूँ। सबसे पहले आमिर, मुझे आप एक बात बताएं, ये सबसे ज़्यादा जो सवाल होता है जब से ये जहाज़ बना है कि F-16 और इस जहाज़ में क्या फ़र्क है? JF-17 में जो हमने बनाया है, F-16 ज़्यादा बेहतर होता है या ज़्यादा बेहतर है? ये ज़रा समझा दें आवाम को, आपको चलाने में मज़ा भी कितना आता है ये भी बता दें। अच्छा, पहली बात ये है कि हर जहाज़ का एक अपना रोल होता है। JF-16 का अपना एक रोल है, JF-17 का अपना एक रोल है। अपने रोल के हिसाब से JF-17 जिसकी खसूसियत ये है कि ये हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर अपने अहदाफ को बड़ी खूबसूरती से इंगेज करता है और इसके अलावा इसका इसमें जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ये अपने दुश्मन को बर वक्त डिटेक्ट करने में और पायलट को इन्फॉर्म करने में मदद देता है।
जिसकी वजह से ये जहाज़ अपने रोल के हिसाब से बहुत अच्छा है और वो F-16 अपने रोल के हिसाब से बहुत अच्छा जहाज़ है। तो ये जब आपको मैं देख रहा था, जब आप और दानिश दोनों बड़ा तेज़ी से भागे थे, जब कॉल आई थी स्क्रैम्बल की, तो आप बड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं कि एक अच्छे जहाज़ के ज़रिए आप अपने मुल्क को डिफेंड करने जा रहे हैं। इसके अंदर बैठ के आपको वो कॉन्फिडेंस का एहसास होता है? कॉन्फिडेंस तो आपको ऑब्वियसली आ जाता है। जिस तरह हमारी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से हो रही है कि हम लोग जब भी कोई मिशन या जिस किस्म की भी कंडीशन होती है हमें मिलती है तो उसमें हम कॉन्फिडेंट होते हैं किसी भी मिशन टाइप के मिशन पे जाने के लिए या किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए। वो हमारी जो ट्रेनिंग और ग्रूमिंग हुई है पिछले 8-10 सालों से, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस हमारे में आ जाता है। नो डाउट कि जहाज़ की कैपेबिलिटीज़ भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वो ट्रेनिंग प्लस ये एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी दोनों जब मिल जाते हैं तो बंदा बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है। कॉल आती है जो स्क्रैम्बल की और आपको फ़ौरन तैयार होकर जाना होता है, आप लोग क्या सोच रहे होते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये नहीं आती तो बेहतर था, बस अल्लाह करे खैरियत से वापस आ जाऊँ, या कोई और थॉट होता है जहन में? नहीं, हमारा तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो हमारा यही होता है कि कब वो दिन आएगा जिस दिन मुझे हवा में जाना है और दुश्मन को फेस करना पड़ेगा। बिकॉज जब मैं जाता हूँ 7 से 8 घंटे जितना मैंने बैठना है, आई एम ऑल द टाइम वेटिंग। ज़्यादातर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अभी कॉल आई और मैं गया, तो वो जो 7 से 8 घंटे मेरे हैं मैं उसमें हमेशा रेडी रहता हूँ। ये थॉट कभी जहन में नहीं आई कि नहीं जाना या ना आए तो बेहतर होता, बल्कि हर कोई यही सोच रहा होता है कि एज अ पायलट कि जब आए और जितना जल्दी उतना बेहतर। एक्चुअली आपके बैकअप माइंड में होता है, आपके बैकअप माइंड में होता है, और जैसे ही ये कॉल आती है इसी कॉल का ही हम वेट कर रहे होते हैं। जहन में एक ही ख्याल आता है कि आप हवा में जाएं, दुश्मन से निबरदा जमा हों और पाक फ़ज़ाओं की हिफाजत कर सकें। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे होते हैं कि हम एक दूसरे की ही आपस में जो हम आपके विंगमैन होते हैं उसको भी हिफाजत से वापस लेके आएँ। और इसमें वहाँ हवा में जाके क्योंकि मैंने यहाँ आके देखा है, आपका तो एक अलग ही एहतराम का रिश्ता होता है आपस में, जो आप में भी कुछ सीनियर हैं कुछ जूनियर हैं, बहुत ही एक अलग डिसिप्लिन है आप लोगों का। तो वो हवा में जाके क्या होता है कि सीनियर को पहले बचाना है जूनियर को, या फिर एहतराम का रिश्ता रहता है, या हवा में जाके क्या होता है जब आप सारे फॉर्मेशन में होते हैं क्या होता है? एक्चुअली आप अभी भी देखें तो हमें मुख्तलिफ सीनियरिटी के लोग खड़े हुए हैं इस वक्त, लेकिन जब हम हवा में जाते हैं तो उस वक्त दोनों फाइटर पायलट होते हैं, दोनों एक दूसरे की हिफाजत भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ दुश्मन से निपट भी रहे होते हैं। मेरी एक एक्शन से दूसरे की जान बचती है और उसके एक्शन से मेरी जान, और यही होता है कि हम एक दूसरे की हिफाजत करते हुए अपने मुख्तलिफ टैक्टिक्स को आजमाते हुए दुश्मन पे हावी होने की कोशिश करते हैं। शादी हो गई आपकी? जी बिल्कुल। बच्चे हैं? जी। तो ये जब स्क्रैम्बल की कॉल आती है तो बच्चे का ख्याल, बच्चे की स्माइल, या फिर सिर्फ और सिर्फ कौम, मुल्क, वतन, 17 करोड़ आवाम, क्या ख्याल आ रहा होता है जहन में? मैंने सुना है शादी के बाद तो इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है सारी। जैसे मैंने बताया कि सारी फिक्रें, सारे गम साइड पे हो जाते हैं और उसके बाद एक ही हमारा एम होता है कि हम हवा में जाएं। यही 17 करोड़ लोगों का हम पे जो उन्होंने हमें ये फ़र्ज़ दिया हुआ है उसको हम पूरा कर सकें और मुल्क की हिफाजत कर सकें, इसकी हवाओं में किसी को ना आने दें, और यही है कि हम दुश्मन पे काबू पा सकें। तो वहाँ से घर से लोग समझा रहे होते हैं, घर वाले, अम्मी अब्बू, कि भाई ज़रा एहतियात करना, एहतियात से प्लेन उड़ाना, सही सलामत वापस आना, या फिर कहते हैं कि मुल्क के लिए बस? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि हमारे वालिदैन, हमारी जो बेगमात हैं वो भी हमारी दुआएं कर रही होती हैं, और अगर उनकी हमें सपोर्ट ना हो तो डेफिनेटली हमारे लिए भी मुश्किल होगा इस काम को करना। तो हमारे वालिदैन, बल्कि मैं अपनी माँ को बताऊं कि वो हमारे लिए हर वक्त मुसल्ले बैठ के दुआ कर रही होती हैं, और उनकी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि हम लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। इसमें हमारे लिए उनका कुछ ऐसा नहीं होता कि आप एहतियात से काम करें और कुछ आपको कुछ हो जाए। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अब तक अपनी जानें भी दे चुके हैं, हमारे कोचमेट्स भी दे चुके हैं, लेकिन उनके वालिदैन को उन पर फ़ख्र है, और यही हमारे ज़हन में भी यही बात है कि अगर हम लोग ने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी तो हमारे वालिदैन को हमारे पे फ़ख्र होगा। एयरफोर्स एक ऐसी फोर्स है जहाँ पर बाकायदा तौर पर ऑफिसर, मैंने देखा शहादतों में भी बहुत ज़्यादा आगे रहे हैं, आगे फ्रॉम द फ्रंट लीड करते हैं अपने ग्रुप को। आप विंग कमांडर हैं फिर भी आप फ्लाई करते हैं, मुश्किल वक्त आया फिर भी आपको फ्लाई करना पड़ेगा। जैसे जैसे साल गुजरते हैं, बच्चों की तादाद बढ़ती है, उनकी उम्र भी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, तो ये जज्बा कम होता है, या आपके अंदर वो जज्बा उतना ही है जितना इस वक्त दानिश में है, आमिर में है, काशिफ में है, उतना ही जज्बा है? जब आप रोज़ फ्लाई ना करें तो आपको ऐसा लगता है जैसे कोई कमी रह गई है। यकीनन जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जाता है आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती हैं, और बाय वर्च्यू ऑफ यू बीइंग सीनियर ये आप पे ज़्यादा लाजिम हो जाता है कि आप उन चीज़ों को अपने जूनियर्स को ट्रेन कर सकें, उनके साथ फ्लाई करें और उनको मोटिवेट करें। तो यकीनन जब आपने किसी जंग में लड़ना है और फ्रंट से लड़ना है
तो जो कमांडर होता है उसका काम यही है कि उसका जज्बा सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि वही जज्बा ये सारे जूनियर साथ लेके जाते हैं और यकीनन ये जज्बा कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ते ही रहता है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, आपको ये दिखाना चाहता था मैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो पायलट बने, तो मैं दिखाना चाहता था कि एक पायलट बनना है कितना मुश्किल। ये जो नौजवान आप देख रहे हैं ये किस किस प्रोसेस से गुजरते हैं, मैंने आपको रिसालपुर एकेडमी में भी दिखाया, फिर यहाँ बेस पे आके आपको दिखाया कि इनकी रोज़ाना की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। मैं इस वक्त JF-17 के अंदर बैठा हूँ और मुझे नहीं पता कि ये कैसे इसमें इतनी गर्मी में बैठते हैं, क्योंकि ये इतना गर्म है, ऊपर से इसके फंक्शंस। मगर फ़ख्र ज़रूर महसूस कर रहा हूँ, पायलट नहीं हूँ, मगर एक अलग फीलिंग है कि ये मेरे मुल्क का बनाया हुआ जहाज़ है जिसमें मैं बैठा हूँ, और इस मुल्क के बनाए हुए जहाज़ से ये हमारे मुल्क के नौजवान, जो कि सब 17 करोड़ आवाम की बात कर रहे थे, जो जिनके भी बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, मगर कहते हैं कि सब मुसल्ले पर हमारे लिए दुआएं कर रहे होते हैं, और हमें सिर्फ 17 करोड़ आवाम की फिक्र होती है, वो इस जहाज़ में बैठते हैं। इस जहाज़ में बैठने का एक अलग फीलिंग है जो मैं महसूस कर रहा हूँ, और ख़ुद को बड़ा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि मैं इस जहाज़ में बैठा हुआ हूँ। तो इस प्रोग्राम का दिखाने का यही मकसद था कि आप सब जान सकें कि पाकिस्तान का ये इदारा जो बड़ा प्रोफेशनल इदारा है किस तरीके से आपकी निगहबानी कर रहा है, किस तरीके से आपकी हिफाजत कर रहा है, इसके नौजवानों का लेवल ऑफ कमिटमेंट क्या है। वो बिल्कुल नहीं घबराते आपकी हिफाजत के लिए, फ़ौरन भागे भागे आते हैं, इस इंतहाई गर्म मशीन में बैठते हैं और हवा में चले जाते हैं आपका दिफा करने के लिए, इस जज्बे के साथ कि आज वो दिन आया है जिसके लिए मैं शुरू से बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सितंबर का महीना है, सितंबर के महीने को लेके वैसे भी पाकिस्तान एयरफोर्स से बड़ी यादें वाबस्ता हैं कि हमने आपको कुछ ऐसा दिखाया हो जिससे आपको पता चले कि ये नौजवान कितना बड़ा सरमाया है। शायद आपके लिए और मेरे लिए नौकरियां बड़ी आसान हो, हम AC के कमरों में बैठकर आसानी से नौकरी कर लेते हैं, मैं अपने शोज़ कर लेता हूं, मगर ये नौजवान हमारा दिफा करते हैं और एक लंबे अरसे तक दिफा करते रहते हैं। 20-20, 25-25 साल सर्विस हो जाए तब भी यही जज्बा रहता है कि इस मुल्क का दिफा करना है, और तब भी ये जहाज़ फ्लाई करते हैं। फ़िलहाल इस जहाज़ से, जो कि पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ जहाज़ है JF-17 से, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आइंदा भी आपको अपने नौजवानों का ये जज्बा दिखाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वतन प्यारे वतन